गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि जब लिगेंड मेटल आयन के पास आते हैं तो उसके डी ऑर्बिटल की डिजनरेसी है वो समाप्त हो जाती है, उनकी समभ्रंशता नष्ट हो जाती है और अब डी ऑर्बिटल 2 या 3 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। कुछ निम्न ऊर्जा के होते हैं, कुछ उच्च ऊर्जा के होते हैं। स्क्वायर प्लेनर में और भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और 2-3 लेवल ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में 3 डी ऑर्बिटल कम ऊर्जा के हो जाते हैं जिन्हें कि हम T2G कहते हैं, और 2 जो हैं उन्हें हम अधिक ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं जिन्हें EG ऑर्बिटल कहते हैं। चतुष्फलकीय में ये उल्टा हो जाता है, 2 ऑर्बिटल कम ऊर्जा स्तर के और 3 अधिक ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। अर्थात जब लिगेंड लाते हैं तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी डिजनरेसी भंग हो जाती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। इन डी ऑर्बिटलों की समभ्रंशता के कारण जो भंग हो जाती है, उसके कारण जो फील्ड उत्पन्न होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और पदार्थों के चुंबकीय गुण जो हैं, जैसा हम जानते हैं, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि चुंबकीय गुणों के हम सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों की तुलना करें और दोनों के मान निकटस्थ हैं तो इट मीन्स ये हमारी CFT थ्योरी सफल है। अगर हमारे पास, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेकर चलते हैं, अगर हमारे पास सपोज 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो आरंभ में अगर जब हमारा मेटल फ्री स्टेट में है, कोई लिगेंड उसके पास नहीं है, तो पांचों इलेक्ट्रॉन अलग अलग डी ऑर्बिटल में उपस्थित रहेंगे। पर जब हम ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्योमेट्री की बात करते हैं तो अष्टफलकीय ज्योमेट्री में क्या होता है कि 3 ऑर्बिटल जो कम ऊर्जा स्तर के हो गए, तो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन तो इन निम्नतर ऊर्जा के T2G ऑर्बिटल में भर जाते हैं। अब बाकी जो 2 हैं उनके लिए अब 2 संभावनाएं होती हैं, या तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में ही जाके पेयरिंग आरंभ कर लें या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएं। होन्स के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतर ऊर्जा स्तर के और अकेले रहना पसंद करते हैं, और इस तरह 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर 3 से ज़्यादा आने पर अब ये संभावना हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करें या डेल्टा को क्रॉस करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाए। इस आधार पर हम संकुलों को 2 भागों में बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, प्रबल फील्ड एवं दुर्बल फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। यदि पदार्थ जो है वो पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में प्रवेश करता है जहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा और हमें उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए हमें पेयरिंग एनर्जी पाई की आवश्यकता होगी, जिससे दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में प्रवेश करे। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाते हैं जो कि इस समय रिक्त हैं, तो उसमें हमें पेयरिंग एनर्जी की तो आवश्यकता नहीं है, यानी पेयरिंग एनर्जी पाई 0 है। परंतु इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अंत स्पष्ट है कि विभाजन के बाद जो कम ऊर्जा के समभ्रंश ऑर्बिटल्स हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल हैं, उनके अर्धपूर्ण होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन को किसी भी हालत में ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, चाहे वो डेल्टा के बराबर हो या पाई के बराबर हो। हम जानते हैं कि कम ऊर्जा की स्थिति अधिक स्थायी होती है। अंत इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर को ग्रहण करता है जिसमें उसकी कम ऊर्जा का व्यय होता है। यदि पेयरिंग एनर्जी पाई का मान डेल्टा से कम है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में ही जाते हैं, परंतु यदि डेल्टा जो मान है, दोनों ऑर्बिटल की ऊर्जाओं का जो डिफरेंस है T2G EG, वो कम है और पाई का मान अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की जगह ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाना
पसंद करेंगे और उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे, यानी अनपेयर्ड रहेंगे। पाई का मान स्थिर रहता है और डेल्टा का मान जो है वो धातु की प्रकृति और फील्ड सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेनली हम क्रिस्टल फील्ड में हम फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड सामर्थ्य के आधार पर हम इन जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उन्हें दो प्रकार में बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में डेल्टा का मान यानी कि निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है डी ऑर्बिटल के, उसका मान अधिक होता है बजाय पेयरिंग एनर्जी पाई से। भिन्न भिन्न लिगेंडों द्वारा भिन्न भिन्न सामर्थ्य के क्रिस्टल फील्ड का निर्माण होता है। CO, CN, NO2 आयंस जो हैं आदि प्रबल फील्ड उत्पन्न करते हैं। इनसे उत्पन्न जो विभाजन है उसमें डेल्टा का मान पाई से अधिक होता है। अंत जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा के खाली डी ऑर्बिटल में ना जाकर यानी EG में ना जाकर निम्न ऊर्जा के अर्धपूर्ण T2G ऑर्बिटल में ही प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आरंभ हो जाती है। यानी इस स्थिति में पेयरिंग करना ज़्यादा आसान है बजाय निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में के एनर्जी लेवल में जंप करना। इन कॉम्प्लेक्सेस को हम चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण संकुल यानी कि स्पिन पेयर्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते थे। इस समय क्योंकि धातु आयन अगर सपोज 5 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो जब मुक्त धातु आयन है तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं यानी अधिक पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्सेस में अब जो है वो हमारी जो है वो बिल्कुल ही अभी भी अनपेयर्ड नहीं है, बल्कि वो उसी में जो है वो प्रवेश कर गए यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा है यानी वो धातु आयन की तुलना में कम अनुचुंबकीय होते हैं। दूसरी स्थिति हमारी आती है जब डेल्टा का मान पाई से कम होता है, अर्थात पेयरिंग एनर्जी की ऊर्जा अधिक होती है बजाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। इसको हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। दुर्बल लिगेंड जैसे कि H2O, OH आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, HCN इत्यादि आयन जो हैं वो जो क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करते हैं वो बहुत दुर्बल होता है और डेल्टा का मान यानी कि निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर में जो इस ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग का अंतर है वो कम होता है और पेयरिंग एनर्जी पाई का मान अधिक होता है। अंत आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्नतर ऊर्जा के कक्षकों में नहीं जाकर उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं, हायर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें प्रवेश करता है। इन कॉम्प्लेक्सेस को उच्च चक्रण या मुक्त चक्रण अर्थात हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। VBT में हम इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इन संकुलों में क्योंकि पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, इनका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो धातु आयन के समान ही होता है। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस